This is the second part of ovarian management, ovarian cyst in postmenopausal women. So I was discussing about TVS finding. मैंने बताया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस में सिर्फ CA 1 to 5 और TVS फाइंडिंग्स की जरूरत है। इन दोनों को मिला के हम RMI कैलकुलेट करेंगे और RMI के बेस पे हम इसका डिसीजन करेंगे कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। अगर RMI 200 से कम होगा उसकी क्या मैनेजमेंट है, अगर RMI 200 से ज्यादा है उसकी क्या मैनेजमेंट है। 200 से कम का मतलब है कि लेस रिस्क ऑफ कैंसर, 200 से ज्यादा का मतलब है कि मोर रिस्क ऑफ कैंसर। सो नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ डॉपलर एंड 3D अल्ट्रासाउंड। तो मैंने आपको बताया था कि TVS के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर MRI की तब जरूरत है अगर आपका TVS इनकन्क्लूसिव है, और अगर CT स्कैन तब चाहिए कि अगर आपने TVS पे आपको लग रहा है कि आपने RMI कैलकुलेट किया तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर है, तो आपने MDT को जब भेजना है डिस्कशन के लिए हाई लाइक्लीहुड कैंसर, हाई लाइक मोर देन 200 RMI पे, तो आपने CT स्कैन उस वक्त करवाना है और साथ में MDT को भेज देना है। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि डॉपलर और 3D अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है इसमें। स्टडीज आर नॉट डॉपलर एंड कलर फ्लो डॉपलर studies are not essential for the routine initial assessment of ovarian cyst in postmenopausal women. Three-dimensional ultrasound morphological assessment routine use is not recommended. CT, MRI, and positron emission tomography, PET-CT scans are not recommended for the initial evaluation of ovarian cyst in the postmenopausal woman. Initial assessment and estimation of the risk of malignancy. So हमने CA 1 to 5 किया, उसकी जो भी वैल्यू आई उसको हमने लिया, और इसके बाद हमें TVS किया। TVS में हमने बता दिया कि सिंपल सिस्ट में सारे फीचर्स होने चाहिए और एक भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट वाला एक भी वो आ जाता है फीचर तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं। सो इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करेंगे कि हम RMI कैलकुलेट करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। RMI जो है ये, उसके बाद RMI 1 है ये जो हम यूज करते हैं, इसके बाद RMI 2 भी है, RMI 3 भी है, लेकिन हम RMI 1 यूज करते हैं। ये भी वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि RMI के आगे 1 या 2 लिखा होगा तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो RMI 1 हो। RMI 1 is the most utilized, widely available and validated effective triaging system for women with suspected ovarian cancer. Basically ये triaging के लिए यूज हो रहा है कि कौन सा हाई रिस्क है और कौन सा लो रिस्क है। RMI 1 score with a threshold of 200, sensitivity 78% and specificity 87% is recommended to predict the likelihood of ovarian cancer and to plan further management. गाइडलाइन में एक लॉन्ग डिस्कशन है जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड हम 200 लें या 250 लें। इसमें जो 250 अगर हम लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो 200 का, लेकिन जो अभी तक GTG ने जो रिकमेंड किया है वो 200 ही है। 250 पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारी रिकमेंडेशन है वो 200 है। इसमें वो कहते हैं कि अगर 250 तक करें, ऑल्दो इन्होंने कहा कि जब 200 हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से बिनाइन केसेस भी कैंसर सेंटर में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन होते हैं। लेकिन 250 में करने का ये नुकसान होता है कि कुछ नॉर्मल केसेस जो कैंसर के केसेस हैं वो भी लो रिस्क में चले जाते हैं, तो दैट इज more dangerous because patient safety should not be compromised. We want to conserve the resources but not at the price of patient safety. तो इसलिए इसको 200 ही किया गया है। A risk of malignancy index should be used to guide the management of postmenopausal women with ovarian cyst as an effective way of triaging these women into those who are at low risk or high risk of malignancy and who hence may be managed by a general gynecologist or in a cancer unit or cancer center. जो मैंने आपको बताया कि जो 200 से कम होंगे ना वो जनरल गायनाकोलॉजिस्ट को कर सकती हैं इन द गायनी वार्ड और इन द कैंसर गायनी वार्ड, सॉरी जनरल गायनाकोलॉजिस्ट करेंगी गायनी वार्ड में। जो 200 से ज्यादा है ना उनको जब MDT डिस्कस करेगी तो MDT उसमें भी ये डिस्कशन करेगी कि इसका लो लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर है या हाई लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर है। जो लो लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर है ना वो कैंसर यूनिट में जाएंगे, जो हाई लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर है वो कैंसर सेंटर में जाएंगे, और जो कैंसर सेंटर में उनको गायनाकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट उसको डील करेगा, और जो कैंसर यूनिट में उनको जनरल गायनाकोलॉजिस्ट डील कर सकता है। Calculation of the RMI-1. The RMI-1 combines three pre-surgical features. It is product of serum CA 1 to 5 level और menopausal status and ultrasound score. ठीक है, CA 1 to 5 की जो भी वैल्यू होगी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, मेनोपॉजल स्टेटस चूंकि ये पोस्ट मेनोपॉजल की गाइडलाइन है तो इसमें प्री मेनोपॉजल को उन्होंने 1 स्कोर दिया हुआ है और पोस्ट मेनोपॉजल को 3।
ऑब्वियसली हम इसको RMI को पोस्ट मेनोपॉजल में कर रहे हैं तो सबका 3 ही होगा। और अल्ट्रासाउंड फीचर्स ये हमें थोड़े से मेमोराइज करने पड़ते हैं, अगर अदरवाइज ये जो है आप CA125 की जो भी वैल्यू होगी मेनोपॉजल स्टेटस है वो तो इतना मुश्किल नहीं है। अल्ट्रासाउंड रिजल्ट इज स्कोर्ड 1 पॉइंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग: मल्टीलोक्यूलर सिस्ट, सॉलिड एरियाज, मेटास्टेसिस, असाइटीज एंड बायलैटरल लीजन्स। अगर आपका कोई भी इनमें पॉजिटिव नहीं है तो अल्ट्रासाउंड का स्कोर है 0। अगर आपकी एक फीचर है तो उसका 1 है, इनमें से कोई भी एक फीचर है। और अगर एक से ज्यादा फीचर हैं, चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 5, सबका स्कोर 3 है। 0, 1 एंड 3। प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल का 1 और 3, ठीक है, इसमें 2 नहीं है इन दोनों में। और CA125 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। CA125 is measured in international unit per ml and can vary between 0 and hundreds or even thousands of units. Risk of malignancy index with a threshold of 200 is recommended to predict likelihood of ovarian cancer and to plan further management. It should be appreciated, however, that no currently available tests are perfect, offering 100% specificity and sensitivity. Women can be considered that RMI score, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वुमेन को ये काउंसिल कर सकते हैं कि अगर उसका RMI 225 से कम है तो चांसेस है कि उसको 3% रिस्क ऑफ कैंसर है, यानी वेरी लेस रिस्क ऑफ कैंसर। अगर उसका RMI 25 से 250 के दरमियान है उसको 20% रिस्क ऑफ कैंसर है, और अगर 250 से ज्यादा है तो उसको 75% बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल वैलिडेशन डाटा। तो लेकिन अभी जो गाइडलाइन है उसमें 200 लेवल है, लेकिन ये वैल्यू भी इस गाइडलाइन में मेंशन है कि 25 से कम 3%, 25 से 250 तक 20% और 250 से ऊपर 75%। अब अदर स्कोरिंग सिस्टम, मैंने आपसे कहा कि डिस्कशन इस गाइडलाइन में बहुत है, मतलब RMI, बात ये है कि CA125 TVS और RMI 1 है जो असल चीजें हैं। जैसे हमने CA125 के अलावा और भी ट्यूमर मार्कर को डिस्कस किया, इसलिए स्कोरिंग सिस्टम और भी है। वो कह रहे हैं OVA 1 है एंड रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी एल्गोरिथम रोमा रिक्वायर स्पेसिफिक एसेस which may make routine use impractical. IOTA क्लासिफिकेशन भी इसके लिए यूज होती है, which is based on specific ultrasound expertise, has comparable sensitivity and specificity to RMI and forms an alternative for those experienced in this technique. OVA 1 is a quantitative assay. OVA 1 में क्या, हम बेसिकली 5 सीरम प्रोटीन चेक होती हैं, उसमें CA125, ट्रांस थायरोटिन, प्रीअल्ब्यूमिन है, एपोलाइपोप्रोटीन A1, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड ट्रांसफेरिन, एंड कंबाइनिंग देम इनटू न्यूमेरिकल स्कोर. ROMA is a quantitative test also, ROMA is also quantitative and ROMA is also quantitative, using CA125, human epididymis protein 4 concentration and menopausal status to calculate the risk of ovarian cancer. But these are not used currently. Currently we are using only RMI. But this guideline has mentioned IOTA group ultrasound rules, like इसमें B रूल होते हैं और M रूल, यानी बिनाइन और M रूल है। तो इसको हम, इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल LR2 है। इस तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल भी कई हैं, तो इसमें LR2 जो यूज होता है, ये वाली एग्जैक्ट चीज जो है ये आप उसको देख लें, क्योंकि इसकी कंपेरेबल तो है RMI से, लेकिन इसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो कि हर सेंटर में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम जो प्री मेनोपॉजल है उसमें चूंकि CA125 जो है वो लेस रिलायबल है, और जो प्री मेनोपॉजल है उसमें और भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे उसमें जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं, तो उसमें तो इसलिए हम उसमें बाकी भी वो यूज करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स यूज करते हैं, और उसमें हम आयोटा यूज करते हैं। तो ये वैसे मैंने इस गाइडलाइन में चूंकि ये मेंशन है, ये मैं प्री मेनोपॉजल में भी दोबारा से इसको मेंशन करूंगी। इसमें जो B रूल है वो यूनिलैक्युलर सिस्ट है, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कंपोनेंट वेयर द लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट इज लेस देन 7 mm। लेस देन 7 mm का मतलब ये है कि अक्सर वो आपको दे देते हैं कि इसमें देखें कि इसके आयोटा क्लासिफिकेशन में क्या है। जब आपका लेस देन 7 का है ना, तो इसका मतलब है कि जो 7 mm है ना वो आपका M रूल में आ जाता है। ये आपने जरूर याद रखना है कि जब लेस देन और मोर देन मेंशन हो तो उसमें जो एग्जैक्ट कट ऑफ वैल्यू है उसको आपने जरूर याद रखना है कि ये कट ऑफ वैल्यू किस में आती है, क्योंकि हम लेस देन और मोर देन तो याद रखते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं याद रखते। जैसे B रूल, अगर लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट अगर आपका 7 mm होगा तो वो M रूल में चला जाएगा। Presence of acoustic shadowing, smooth multilocular tumors with largest diameter less than 10 centimeter, less than 10 centimeter. When it's 10 centimeter, it's M rule. No blood flow on color Doppler. So M rules are irregular solid tumor, ascites, at least 4 papillary structures. If there are 3 papillary structures, this is not M rule. If there are 4 papillary structures, then it's M rule. Whenever you see, आप देखेंगे एक papillary structure मौजूद है तो आप उसको M rule ना बना दें, 4 तक वो 4 होने जरूरी है M rule के लिए।
इरेगुलर मल्टीलोक्यूलर सॉलिड ट्यूमर विद लार्जेस्ट डायमीटर, इसमें जो 10 सेंटीमीटर होगा वो एम रूल में आएगा, और मोर देन 10 भी एम रूल में आएगा। प्रोमिनेंट ब्लड फ्लो ऑन कलर डॉपलर। Women with an ovarian mass with any of the M rules ultrasound finding should be referred to gynecological oncology service. Data about the use of LR2 are still emerging and it cannot be recommended for routine clinical use as yet. So ये हमारी अब तक ये सारी थी। अब हम इसको ना मेंशन करते हैं कि अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट है 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और मोर है, तो पेशेंट आपके पास आई है, आपने उसकी हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे कैंसर को रूल आउट करते जाना है। फिर आपने CA 1 to 5 लिया, आपने TVS किया प्लस माइनस TAS। प्लस माइनस TAS इसलिए लिखा हुआ है कि अगर वो बड़ा साइज है सिस्ट का तो आप उसको एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर लें, दोनों को मिलकर भी कर सकते हैं। छोटा है तो आपको TS की जरूरत नहीं है। फिर आप उसका RMI कैलकुलेट करें। अगर आपका RMI लेस देन 200 है तो ये लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है। अगर आपका मोर देन 200 है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है। अगर आपका लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है, उसके फर्दर फीचर्स हैं। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पेशेंट कहाँ मैनेज होगा। अ जनरल गायनेकोलॉजिस्ट इन अ जनरल गायनेकोलॉजी और कैंसर यूनिट। और जो RMI ये बेसिकली जनरल गायनेकोलॉजी में मेंशन होगा अगर लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है। लेकिन फर्ज करें अगर आपने उस पेशेंट को वो किया है, कोई भी सिस्ट है लेस देन 200 RMI, मोस्ट चांसेस यही है कि वो बिनाइन होगी। लेकिन अगर आपने उसको ओपन किया लैप, क्योंकि जो बिनाइन सिस्ट होती है अगर वो उसको कोई इशू कर रही है तो आपने उसको वो करना होता है, उसको जैसे कोई प्रेशर सिम्टम कर रही है या वो पेशेंट कह रही है कि मैंने इसको निकालना है, तो आप उसको लेप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओपन किया पेशेंट को और वो आपको पता लगा कि ये तो कैंसर है, क्योंकि जो या फिर आपने उसका सैंपल लिया है उसकी, क्योंकि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है जब आप उसको ऑपरेट करेंगे ऑब्वियसली आप सिस्ट नहीं निकालेंगे सिर्फ, क्योंकि ओवरीज का कोई फायदा नहीं है उसमें, तो ओवरी को फर्दर फ्यूचर के लिए छोड़ने का क्या फायदा, फ्यूचर रिस्क ऑफ कैंसर। तो जब भी आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को, चाहे आप उसको लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, जब भी आपको सर्जिकली ऑपरेट करेंगे तो आप उसकी बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करेंगे। तो आपने जब वो किया, आपने उसको लेबोरेटरी में भेजा हिस्टोलॉजी के लिए, तो पता लगा कि जी वो तो बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर है। क्योंकि बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर जो होता है ना, सिर्फ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे वो नहीं डिटेक्ट होते, वो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है। तो आपको पता लग गया तो फिर आप उसको कैंसर यूनिट में फर्दर भेज सकते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसका RMI मोर देन 200 है, अब आपने उसका सबसे पहले CT स्कैन करा के MDT रिव्यू करवाया, MDT ने डिसाइड किया कि शी इज हैविंग लो लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर, तो ये पेशेंट जनरल गायनेकोलॉजिस्ट को इसको डील कर सकता है ना, जनरल गायनेकोलॉजी और कैंसर यूनिट। लेकिन अगर हाई लाइक्लीहुड ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी है तो फिर ट्रेन गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन द कैंसर सेंटर। अब हम इसको वो पेशेंट मैनेज करें जिसका लो लेस देन 200 RMI। जो लेस देन 200 RMI है, जिसका कैंसर का रिस्क, मैलिग्नेंसी का लो रिस्क है, उसके अंदर हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर वो सिस्ट 5 सेंटीमीटर, वैसे तो वो सिस्ट कोई भी साइज की हो सकती है जिसके अंदर लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है, 200 जिसका 200 से कम जिसका RMI है, वो सिस्ट 5 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, वो 8 की भी हो सकती है, वो 9 की भी हो सकती है, वो 10 की भी हो सकती है, वो किसी भी साइज की हो सकती है, लेकिन वो सिंपल सिस्ट है। तो अब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम उसको क्या हम इसको कंजर्वेटिव भी मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट की 3 मैनेजमेंट है, या तो हम उसको कंजर्वेटिव करेंगे, या हम उसको लेप्रोस्कोपिकली करेंगे, या हम उसको लेप्रोटमी कर मतलब कैंसर प्रोटोकॉल में उसको करेंगे। जो बिनाइन होती है वो या तो कंजर्वेटिव होती है या लेप्रोस्कोपिकली होती है, जो मेलिग्नेंट है उसमें लेप्रोटमी होगी। अब हमने इसको किया सिस्ट, हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो सिस्ट जो कि लेस देन 5 सेंटीमीटर है, एसिम्टोमेटिक है, सिंपल सिस्ट है, यूनिलोक्यूलर और यूनिलेटरल है। ये पांचों क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो एसिम्टोमेटिक है लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम उसको कंजर्वेटिव चला रहे, नहीं। हम ये पांचों की पांचों एट द सेम टाइम होनी चाहिए, एसिम्टोमेटिक, सिंपल सिस्ट, लेस देन 5 सेंटीमीटर, यूनिलोक्यूलर और यूनिलेटरल। हम इसको कंसीडर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड, कंसीडर। हम करेंगे क्या, हम इसको 4 to 6 मंथ्स के बाद दोबारा बुलाएंगे और दोबारा इसकी रिपीट असेसमेंट करेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका साइज बड़ा तो नहीं है, ये पेनफुल तो नहीं हो रही, मजीद डिटोरिएट तो नहीं हो रही, तो हम उसकी दोबारा से वही सारी असेसमेंट करेंगे। हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि कहीं अभी तो नहीं कैंसर के फीचर्स आना शुरू हो गए, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, कोई साइटिस तो नहीं डेवलप हो गई। फिर हम उसका CA 1 to 5 और उसका TVS करके फिर उसका RMI कैलकुलेट करके देखेंगे 4 to 6 मंथ्स के बाद। 4 to 6 मंथ्स के बाद जब हमने उसको बुलाया है ना, तो हम ये भी चांसेस हो सकता है कि वो रिजॉल्व हो चुकी हो, वो खत्म हो चुकी हो, तो हम उसको डिस्चार्ज उसी वक्त ही कर देंगे। ये भी हो सकता है कि वो परसिस्टेंट अनचेंज हो, या फिर वो
मतलब वर्स हो गई हो। अगर वो वर्स हो गई हो तो हम उसी वक्त उसको इंटरवेंशन करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है। अगर वो हमें फर्स्ट करें चेंज इन फीचर है, उसका RMI 200 से ज्यादा आ गया तो वो दूसरे वाले शरीर में चला जाएगा। या फिर ये कि वो बिनाई नहीं रही है लेकिन वो सिम्टम्स कॉज कर रही है, तो हम उसकी सल्पिंजोफ्रेक्टमी कर सकते हैं। जो होगी ये फर्स्ट करें वो परसिस्टेंट अनचेंज्ड है, तो इशू आता है परसिस्टेंट अनचेंज का, क्योंकि रिजॉल्व हो गई तो डिस्चार्ज है, वर्स हो गई तो उसकी दूसरी तरफ मैनेजमेंट चली जाएगी। अगर बिनाइन है तो सल्पिंजोफ्रेक्टमी है, अगर कैंसर में शिफ्ट हो गई है तो हम उसको कैंसर पाथवे में डाल देंगे। मसला है कि परसिस्टेंट अनचेंज्ड है, तो अब हम उसको एक सेकंड चांस और देंगे, 4 to 6 मंथ्स के बाद दोबारा कॉल करेंगे। दोबारा भी वही 3 सिचुएशंस हैं कि अगर वो रिजॉल्व हो गई है तो डिस्चार्ज है, अगर वो वर्स हो गई है तो उसके दूसरे में चला जाएगा। लेकिन अगर वो सेम रही है फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस वुमेन से डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे कि ये ऐसे है, अभी ना ये बढ़ रही है ना ये कम हो रही है, और उसको ये बताएं कि फिलहाल तो RMI कम है, लेकिन बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर जो होते हैं वो हिस्टोलॉजिकली हम उनको डायग्नोज करते हैं, उनको हम क्लिनिकली इसका डायग्नोज नहीं कर सकते। तो मे बी वो हो, तो आपकी मर्जी है कि आप इस पे क्या करवाना चाहती हैं। अगर वो करवाना चाहे तो आप उसकी लेप्रोस्कोपिकली उसकी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लेप्रोस्कोपी करेंगे पेशेंट की तो उसको ये बताएंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर हमें लगा कि इसमें आपकी तो मैलिग्नेंसी है तो आपको दोबारा लेप्रोटमी की जरूरत पड़ेगी। तो अब एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा वो सिनेरियो जो कि शुरू में ही सिस्ट थी, एक और औरत थी जिसकी एक शुरू में ही सिस्ट थी, उसके अंदर कोई भी इनमें से एक भी चीज आ जाए, जैसे सिम्टोमेटिक है, नॉन सिंपल फीचर्स हैं, मोर देन 5 सेंटीमीटर, मल्टीलोक्यूलर है, बायलैटरल, एक भी इसमें आ गया तो हम उसकी बायलैटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर देंगे। ये लेप्रोस्कोपिकली हो सकती है। अब ये पेशेंट है जिसका RMI मोर देन और इक्वल टू 200 है। ये वुमेन जो है इसका इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, हम फौरन इसका CT स्कैन कराएंगे एब्डोमिनल पेल्विस का, उसको रेफर फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, MDT रिव्यू करवाएंगे। अब MDT ने डिसाइड किया है कि इसको हाई लाइकलीहुड ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी है, इसको हम फिर लेप्रोटमी करेंगे, फुल स्टेजिंग प्रोसीजर बाय अ ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर MDT ने ये कहा है कि नहीं इसका लो लाइकलीहुड ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी, इवन देन हम पेल्विक क्लियरेंस करेंगे, TH विद BSO, ओमेंटेक्टमी, पेरिटोनियल साइटोलॉजी बाय सुटेबल ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट। तो दिस इज द मेन मैनेजमेंट। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने याद रखना है कि RMI कम हो तो क्या हो, RMI ज्यादा हो तो क्या हो। ज्यादा होगा तो कैंसर है, आपने CT करवाना है, MDT से डिस्कस करना है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट है। जो कम है 200 से कम है, उसके फीचर्स देखने हैं। अगर फीचर रीशोरिंग है तो फिर आप उसको सारे फीचर सारे पॉइंट्स रीशोरिंग है तो फिर आप उसको कंजर्वेटिव चला सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेन हो रही है या फिर साइज उसका बड़ा है 5 सेंटीमीटर से, तो उसमें आप उसकी बायलैटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अब ये उन्हीं को एक्सप्लेन मैंने किया है, उन्हीं के बारे में जो प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे हमने पहले बता दिया कि सिंपल मैनेजमेंट है, CA 1 to 5 है, TVS है, RMI है। सिंपल मैनेजमेंट तो इतनी ही सी थी, बाकी तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हैं उसके, जिसमें से उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये है कि अंडरलाइंग मैनेजमेंट रैशनल इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज सिस्ट दैट आर बिनाइन एंड दोज दैट आर पोटेंशियली मैलिग्नेंट। ये हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि हमने मैलिग्नेंट को फाइंड करना है। द मॉर्बिडिटी एंड आउटकम कैन बी इम्प्रूव बाय, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, यूजिंग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वेयर पॉसिबल, यूज ऑफ लेप्रोस्कोपिक टेक्निक वेयर पॉसिबल, thus avoiding laparotomy where possible, referral to gynecological oncologist when appropriate. Risk of malignancy of simple cysts that are less than 5 centimeter, unilateral, unilocular, and echo-free with no solid parts or papillary formation is less than 1%. ये वो पेशेंट है जिनको हम कंजर्वेटिव मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इनमें 1%, सिर्फ लेस देन 1% रिस्क है मैलिग्नेंसी का, तो उनको हम कंजर्वेटिव भी चला रहे हैं। और ये वही वुमेन है जिसको हमने 1 ईयर तक फॉलो किया। अगर 1 ईयर तक यानी 4 to 6 मंथ में बुलाया, फिर 4 to 6 मंथ तक बुलाया, अगर उसकी नॉर्मल भी रहे तो हम उसको 1 ईयर के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर वो कहती है कि हमने 2 टाइम उसको बुला के उसको इवेलुएट कर लिया, एक शुरू में किया, एक 4 to 6 मंथ पे किया, फिर 4 to 7, टोटल 3 टाइम वो इवेलुएट हो चुकी है, उसकी अनचेंज भी अगर रहे तो हम उसको बता देंगे कि वेदर यू वांट टू डू bilateral salpingo-oophorectomy laparoscopically or you want to leave it. अगर वो कहती है मैंने लीव करना तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लेस देन 1% रिस्क ऑफ ovarian malignancy. More than 50% of these simple cysts might resolve spontaneously within 3 months. एस्पिरेशन जो है वो ऑप्शन नहीं है ओवेरियन सिस्ट का कि ट्रीटमेंट में ऑप्शन नहीं।
इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इसमें एक इंडिकेशन में हम एस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिम्टम कंट्रोल इन वुमेन विद एडवांस मेलिग्नेंसी हु आर अनफिट टू अंडरगो सर्जरी और फर्दर इंटरवेंशन। हम सिर्फ उसको पेशेंट के सिम्टम रिलीव करने के लिए जस्ट एस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेलिग्नेंसी है, हम उसको पेशेंट के को की क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये रिटर्न हो जाएगी। एस्पिरेशन हम करेंगे भी तो दोबारा वो सिस्ट बन जाएगी। Approximately 25% of cysts in postmenopausal women will recur within 1 year of the procedure. Could postmenopausal ovarian cysts be managed by laparoscopy? ये क्वेश्चन वो है जो कि हमें इसका आंसर पता है कि जो कंजर्वेटिव है लेस देन जिसपे 5 हमने फीचर्स देखे हैं, अगर उनमें से है तो हम उसको कंजर्वेटिव चला सकते हैं। अगर इन 5 में से कोई भी प्रॉब्लम है तो हम शुरू में ही उसको लेप्रोस्कोपी से बायलैटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टमी कर सकते हैं, या फिर हमने जिसको कंजर्वेटिव मैनेज किया उसको भी आगे जाके अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। Women with RMI1 of less than 200, that is at low risk of malignancy, are suitable for laparoscopic management. Laparoscopic management of ovarian cyst in the postmenopausal woman should be undertaken by a surgeon with suitable experience. जब भी लेप्रोस्कोपी का ट्रीटमेंट होगा ना, जब लेप्रोस्कोपी का अपना स्टेशन भी आएगा, उसको हम लेप्रोस्कोपी वन वे और अनदर आपको एग्जाम में जरूर आएगी। वो ये पूछेंगे इसका क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, किसी ना किसी, चाहे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आए, चाहे इनफर्टिलिटी में आए, चाहे एंडोमेट्रियोसिस में आए, किसी ना किसी पॉइंट में आपको लेप्रोस्कोपी को डिस्कस करना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी में जब आप पेशेंट चूज करते हैं तो उसमें पेशेंट की बेस पे होता है, डिजीज की बेस पे होता है और सर्जन की बेस पे होता है। सर्जन अगर एक्सपर्ट है, वो समझता है कि उसकी लेप्रोस्कोपिक स्किल अच्छी है तो वो करेगा। पेशेंट जो है उसका BMI, उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, कोई एब्डोमिनल एडहेरेंस की कोई मतलब सिस्ट है, वो सॉरी वो कोई सर्जरी मिड लाइन या ट्रांसवर्स इंसिजन हुआ है तो उसमें एडहेरेंस के चांसेस ज्यादा हैं। कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एंडोमेट्रियोसिस है तो एडहेरेंस के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उसमें कॉशन के साथ आप फिर भी कर सकते हैं, बट दैट विल बी हाई रिस्क लेप्रोस्कोपी। थर्ड केस है कि जो केस आप कर रहे हैं उसमें इसकी इंडिकेशन क्या है। अगर ओवेरियन सिस्ट आपको ऐसी लगती है कि वो निकल आएगी लेप्रोस्कोपिकली तो आप करेंगे। अगर आपको लग रहा है वो मैलिग्नेंट है फिर आप लेप्रोस्कोपी क्यों करेंगे? तो इसलिए केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू prevent the complication. Laparoscopic management of ovarian cyst in postmenopausal women should compromise bilateral salpingo-oophorectomy rather than cystectomy. Obviously, ये तो make sense कि अगर postmenopausal woman है तो आपने ओवरी छोड़ के क्या करना है। Women undergoing laparoscopic salpingo-oophorectomy should be counseled pre-operatively that a full staging laparotomy will be required if evidence of malignancy is relieved. जब भी laparoscopy होगी आप उससे बताएंगे कि कोई मसला हुआ तो laparotomy भी की जरूरत पड़ सकती है अगर हमें malignancy लगी तो। Where possible, the surgical specimen should be removed without intraperitoneal spillage in a laparoscopy retrieval bag via the umbilical port. This results in less post-op pain and quicker retrieval time than when using lateral ports of the same size. जहाँ पे भी लेप्रोस्कोपी यूज होगी वो कहेंगे क्या बेनिफिट है, पोस्ट ऑफ पेन कम होती है, वैसे भी सर्जरी उसमें जो है वो अर्ली रिकवरी होती है पेशेंट की, वो जल्दी वापस रूटीन लाइफ में चली जाती है, हॉस्पिटल कॉस्ट कम होती है। ये ओवरऑल लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब आपने सैंपल रिट्रीव करना है तो अम्बिलिकल पॉर्ट से कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसवेजाइनली भी रिमूव कर सकते हैं अगर सर्जन के पास एक्सपर्टीज है। When should laparotomy be undertaken? All ovarian cysts that are suspicious of malignancy in postmenopausal women as indicated by RMI1 greater than or equal to 200. अब आपने ये याद रखना है, मैंने आपको कहा था कि ये जरूर याद रखा करें। हम ये डिस्कस करेंगे RMI more than 200 और RMI less than 200। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं RMI equal to 200 तो वो आप किस में डालेंगे, आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। RMI जो 200 एंड अबव जो है वो कैंसर में है, मतलब हाई लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर में। CT फाइंडिंग्स, क्लिनिकल असेसमेंट और फाइंडिंग ऑफ लेप्रोस्कोपी, फाइंडिंग एट लेप्रोस्कोपी रिक्वायर अ फुल लेप्रोटमी एंड स्टेजिंग प्रोसीजर इफ malignancy is revealed during laparoscopy or from subsequent histology. लाइक अगर आपने लेप्रोस्कोपी पे आपको लगा कि अंदर एसाइटीज है या सिस्ट आपको लग रहा है कि वो मल्टीलोक्यूलर है या और चीजें हैं जो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही हैं, या फिर आपने हिस्टोलॉजी पे आपको कैंसर आ गया, बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर आ गया, इट इज रिकमेंडेड दैट वुमेन बी रेफर टू अ कैंसर सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट। फिर आप उसे कैंसर सेंटर में भेज देंगे। 20% of borderline ovarian tumors appear as simple cyst on ultrasonography, and majority of such tumor will have suspicious ultrasonographic finding. Staging laparotomy. The staging laparotomy should ideally be performed through a midline incision by an appropriately trained surgeon working as part of MDT team in the cancer center and should include जो भी स्टेजिंग लेप्रोटमी आपने शुरू से प्लान किया तो वो कैंसर सेंटर वाले ही करेंगे। और इवन अगर आपने लेप्रोस्कोपी भी की है जनरल क्लिनिक में तो अगर आपको जनरल गायनेकोलॉजी क्लिनिक में तो आप उसको इधर भेज सकते हैं कैंसर
सेंटर में भेज सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता लग गया ये कैंसर है, उसमें आप लेप्रोटमी विद जनरल क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, साइटोलॉजी, एसाइटीज और वॉशिंग उसमें लेंगे, और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी, एनोमेंटेक्टमी, बायोप्सी फ्रॉम एनी suspicious area. Indication of CT. CT should not be used routinely as the primary imaging tool for the initial assessment of ovarian cyst in the postmenopausal woman because of its low specificity, its limited assessment of ovarian internal morphology, and its use of ionizing radiation. If from the clinical picture, the ultrasonographic findings and tumor markers, malignant disease is suspected, a CT scan of the abdomen and pelvis should be arranged with onward referral to a gynecological oncology MDT. Indication of MRI and PET scan. MRI should not be used routinely as a primary imaging tool for the initial assessment of ovarian cyst in the postmenopausal woman. MRI should be used as a second-line imaging modality for the characteristic of indeterminate ovarian cyst when ultrasound is inconclusive. ये points मैं सारे explain कर चुकी हूँ पहले. MRI is contraindicated in certain patient, cardiac pacemaker, वो मैकेनिकल वाल्व नहीं थे, वो कार्डियक पेसमेकर थे. Cochlear implants and can have reduced acceptance by some patients, for example, those with claustrophobia. Women who clinically have a low risk of malignancy but have complex lesion on ultrasound scan are the ones who will most likely benefit from contrast enhanced MRI. PET CT may play a role in women with a known history of malignancy. ये basically recurrence को देखने के लिए, cancer recurrence को देखने के लिए PET CT use होता है. Who present for evaluation of an adnexal mass to identify other sites of disease. ये हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है. इसमें एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ. ये जो स्लाइड मैंने आपको मेंशन की थी, इसमें एक चीज मैं करना चाहती हूँ कि ये इसको हम कैंसर सेंटर को रिमूव करेंगे, क्योंकि जनरल गायनेकोलॉजिस्ट है ना, जनरल गायनेकोलॉजी क्लिनिक ये कर सकती है. और ये जो थिंग है, ये जो है ना कि जनरल गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन कैंसर सेंटर, ये आपने क्योंकि ये क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. इसके अगर एक पेशेंट का लो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है तो जनरल गायनेकोलॉजिस्ट इन अ जनरल गायनेकोलॉजी क्लिनिक, ये आप उसको मैनेज करेंगे. लेकिन अगर RMI मोर देन 200 है लेकिन और लो लाइक्लीहुड ऑफ कैंसर है, तो ये जनरल गायनेकोलॉजी और कैंसर यूनिट में मैनेज होगा बाय जनरल गायनेकोलॉजिस्ट. अगर हाई लाइक्लीहुड ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी है तो ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन कैंसर सेंटर. ये मैंने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन की है, तो प्लीज आप इसको भी देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. Thank you.